यदि आप अपनी बिल्डिंग के लिए कॉलम बनवा रहे हैं, चाहे आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या आपकी कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, लेकिन यदि आप कॉलम का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, कॉलम बनवा रहे हैं, तो आप ये सारे पॉइंट अपने माइंड में जरूर रखिए। आप देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं एज पर इंडियन स्टैंडर्ड आईएस कोड के अकॉर्डिंग कि जो कॉलम होता है वो आपका स्ट्रक्चर मेंबर होता है। एक स्ट्रक्चर मेंबर होता है जो कॉलम पूरी बिल्डिंग की लोड को ट्रांसफर कर देता है फुटिंग से। तो आपका जो कॉलम है वो वर्टिकल आरसीसी मेंबर होता है और ये हॉरिजॉन्टल आरसीसी मेंबर बीम और स्लैब से लोड को कैरी करता है और नीचे फुटिंग में इसको बॉटम में ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो आपका कॉलम है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड आईएस कोड के अकॉर्डिंग, आईएस कोड 456 एंड आईएस कोड 13920 के अकॉर्डिंग कॉलम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका रेक्टेंगुलर कॉलम और एक होता है आपका सर्कुलर कॉलम। रेक्टेंगल को ही आप स्क्वायर कॉलम भी आपका होता है तो रेक्टेंगल ही कहलाता है। तो एक रेक्टेंगल कहलाता है और एक आपका कहलाता है सर्कुलर कॉलम एज पर आईएस कोड के अकॉर्डिंग। दोनों की स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी एक जैसी रहती है। कोई भी कॉलम अच्छा या बुरा नहीं होता, दोनों ही अच्छे होते हैं। बट जिन केसेस में अर्थक्वेक के ज्यादा चांसेस होते हैं, अर्थक्वेक आने के चांस ज्यादा है, वहां पे सर्कुलर कॉलम ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि वो इक्वली लोड को क्या करता है, ट्रांसफर करता है और रजिस्ट करता है। इसके बाद आपको हमेशा याद रखना है कि आप देख सकते हैं कि जो आपका रेक्टेंगुलर कॉलम है, रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए आप याद रखेंगे एज पर आईएस 456 के अकॉर्डिंग मिनिमम साइज कॉलम की 8 इंच बाई 8 इंच होगी। रेक्टेंगुलर कॉलम में जो आपकी कॉलम की साइज है वो 8 इंच बाई 8 इंच कम से कम होगी, मतलब 200 mm से कम डायमेंशन का कॉलम आपका नहीं हो सकता है। वो मिनिमम 4 नंबर ऑफ बार अपने कॉलम में आप डालते हैं। आपके कॉलम में कम से कम 4 बार जरूर होना चाहिए। रेक्टेंगुलर शेप का जो आपका कॉलम रहता है वो आप अपनी बिल्डिंग में दीवारों के बीच में डालते हैं। दीवारों के बीच में कभी सर्कुलर कॉलम नहीं डाल सकता, तो आपको याद रखना है दीवारों के बीच में हमेशा रेक्टेंगुलर कॉलम ही रहता है। इसके बाद आपको याद रखना है जो आपका सर्कुलर कॉलम होता है, सर्कुलर कॉलम की भी मिनिमम डायमीटर, मतलब सर्कुलर कॉलम में जो होगी डायमीटर होगी, डायमीटर कम से कम आपकी 8 इंच होनी चाहिए, मतलब 200 mm होनी चाहिए। 200 mm से कम की डायमीटर का आपका सर्कुलर कॉलम नहीं होना चाहिए। और इस सर्कुलर कॉलम में कम से कम 6 नंबर ऑफ बार, 6 सरिये आपके होने चाहिए। जैसे रेक्टेंगुलर कॉलम में हमने देखा था कि कम से कम 4 सरिया होते हैं, इसी प्रकार से आपके सर्कुलर कॉलम में चाहे आप पाइल फाउंडेशन करा रहे हो, आप चाहे किसी भी जगह अपने सर्कुलर कॉलम दे रहे हैं, तो कम से कम 6 बार होना चाहिए। अपने कॉन्ट्रैक्टर को बताइए कि 6 बार से कम आपके सर्कुलर कॉलम में नहीं होंगे और रेक्टेंगुलर में कम से कम आपके 4 बार होंगे। और जो सर्कुलर कॉलम होता है ये ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज होता है। आपने देखा होगा कि जब बिल्डिंग में आपके क्या होता है, जिस जगह पे दीवार नहीं होती, आपका बहुत बड़ा वरांडा है, आंगन है, उस जगह पे आप सर्कुलर कॉलम दे सकते हैं। अपनी दीवारों के बीच में आपको हमेशा रेक्टेंगुलर कॉलम ही देना है। अब आप यहाँ पे क्राइटेरिया देखेंगे। सबसे पहले क्राइटेरिया के बारे में आपको बताऊंगा कि वो रेक्टेंगुलर शेप के लिए कॉलम की डायमेंशन कम से कम भाई 200 mm बाई 200 mm होगी, मतलब 8 इंच बाई 8 इंच होगी और नंबर ऑफ बार आपके कम से कम 4 होंगी। जबकि सर्कुलर कॉलम के लिए जो आपकी डायमीटर है कॉलम की वो कम से कम 200 mm होगी और नंबर ऑफ बार आपके कम से कम कितनी होंगी, 6 होंगी। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका कॉलम है, कॉलम में रेक्टेंगुलर शेप के लिए भाई आपको बताया कि 4 नंबर ऑफ बार कम से कम होंगे और सर्कुलर कॉलम के लिए कम से कम आपके 6 नंबर ऑफ बार आपको कॉलम में डालना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो आपका कॉलम है, कॉलम में जो आपकी बार होती है, जो सरिया होती है, आपने देखा होगा जो मेन बार आपके होते हैं जो आपके स्ट्रेट वर्टिकली खड़े रहते हैं, इन बार की डायमीटर 12 mm से कम नहीं होनी चाहिए। आपके कॉलम में बार की डायमीटर 12 mm से आपको कम किसी भी कंडीशन में नहीं देना है। इसके बाद आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपने अपनी मेन बार के साथ लेटरल टाई रिंग डाली है, आपने देखा होगा कि जो हम सीधे बार डालते हैं उसमें ये रिंग डालते हैं, इस रिंग को कॉलम में हम लेटरल टाई कहते हैं। तो लेटरल टाई की डायमीटर कम से कम आपकी 8 mm होनी चाहिए। 8 mm की डायमीटर की लेटरल टाई आपकी रिंग होनी चाहिए। और रिंग को जब आप बांधेंगे तो बांधने पर ऐसा 135 डिग्री पे आपको हुक देना है, जो आपको हुक प्रोवाइड करना है, ये 135 डिग्री पे आपको हुक प्रोवाइड करना है और 8 mm की कम से कम आपको रिंग लेना है इस पर स्टैंडर्ड, तभी आपका स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। अदरवाइज यदि ये रिंग खुल गई तो आपका स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। फिर आपको याद रखना है कि जो आपका कॉलम है, सबसे पहले आपको देखना है कि कॉलम में आप जो रिंग डाली है, रिंग की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो आपका टोटल कॉलम है, पूरा कॉलम है, इस पूरे कॉलम की हम हाइट निकालेंगे और हाइट का L/4 पोर्शन, उस हाइट का 4 से डिवाइड कर देंगे तो L/4 पोर्शन ऊपर से और L/4 पोर्शन नीचे से। इन दोनों पोर्शन को हम क्या कहेंगे, जोन ए और जोन ए कहेंगे। और जो नीचे वाला आपका पूरा L/2 पोर्शन है, बीच का पोर्शन है, उसको हम कहेंगे जोन बी। तो आप
आपको क्या करना है, जब भी आपको रिंग प्रोवाइड करना है, अपनी लेटरल टाइज प्रोवाइड करना है, तो जोन ए में जो आपके नीचे से L/4 है, ऊपर से L/4 है, इस पोर्शन में एक रिंग से दूसरे रिंग की स्पेसिंग आपको केवल 100 mm रखना है। 100 mm मतलब 4 इंच से ऊपर आपको स्पेसिंग नहीं रखना है, आपको याद रखना है। और जो आपका बीच का पोर्शन है L/2 पोर्शन है, इस पोर्शन में आपको रिंग की स्पेसिंग आप चाहें तो 150 mm मतलब 6 इंच तक रख सकते हैं। कॉलम में किसी भी कंडीशन में जोन ए में आपको 4 इंच स्पेसिंग और जोन बी में 6 इंच से ज्यादा नहीं रखना है। कई लोग क्या करते हैं 8 इंच या 9 इंच स्पेसिंग रख देते हैं रिंग के बीच की, जो गलत होता है, आपको नहीं करना है। नीचे वाले पोर्शन में 4 इंच, जो बीच वाले पोर्शन में आपको ज्यादा से ज्यादा 6 इंच स्पेसिंग आपको रखना है अपनी रिंग की। इसके बाद आपको याद रखना है कि जब कॉलम आपका नीचे से आप छत के ऊपर से आप कॉलम के बाहर ले जाते हैं और दूसरी छत के ऊपर जब आप कॉलम बनाते हैं तो कॉलम को बांधना पड़ता है, आपको लैपिंग करना पड़ती है। तो लैपिंग के लिए आपको याद रखना है कभी भी कॉलम की लैपिंग आपको नीचे वाले पोर्शन में नहीं करना चाहिए, ना ऊपर वाले पोर्शन में करना चाहिए। जो हमने जोन ए देखा, मतलब आपकी जो टोटल हाइट है कॉलम की, उसका L/4 पोर्शन जोन ए कहलाता है, ऊपर से भी L/4 पोर्शन जोन ए कहलाता है और बीच वाला पोर्शन आपका जोन बी कहलाता है। तो जोन ए में आपको किसी भी कंडीशन में लैपिंग नहीं देना है, ना नीचे ना ऊपर, आपको लैपिंग कॉलम के बीचों बीच देना है। बीचों बीच इसलिए देते हैं क्योंकि वहां पे बेंडिंग मूवमेंट जीरो रहता है। जब लोड कॉलम पे आता है तो बेंड कराने का प्रयास करता है, तो सेंटर में बेंडिंग मूवमेंट आपका जीरो रहता है, इसलिए आप सेंटर में चाहे तो लैपिंग दे सकते हैं, बट नीचे या ऊपर आपको लैपिंग कभी नहीं देना है, आपको हमेशा याद रखना है। और लैपिंग जब भी आप प्रोवाइड करेंगे तो इस प्रकार से आपको जोगल करके लैपिंग देना। आप देख सकते हैं जब नीचे वाला बार कंप्लीट हुआ तो ऊपर वाला बार हल्का सा टेढ़ा होकर नीचे जा रहा है। इस टेढ़े वाले पोर्शन को हम जोगल पोर्शन करते हैं, तो जोगल पोर्शन करके हमको लैपिंग देना है हमेशा। इस चीज का आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद आपको बताते हैं कि जो आपका कॉलम है, कॉलम में आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एक क्राइटेरिया चेक करना होता है। सबसे पहले आप हाइट देखेंगे, कॉलम की टोटल हाइट कितनी है। यदि आपका 1 मंजिला घर है तो उसकी 10 फीट हाइट होगी। मान लो आपका 2 मंजिला घर है तो कॉलम की हाइट कितनी होगी, 20 फीट होगी। 3 मंजिला आपका घर है तो आपकी कॉलम की हाइट कितनी होगी, 30 फीट होगी। तो टोटल हाइट आपको कॉलम की निकालना है और कॉलम की साइज निकालना है कि कितनी साइज आपकी इंजीनियर ने निकाल के दी है कॉलम की। तो जो कॉलम की साइज है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पूरी हाइट का आपका हाइट का डिवाइड कर देना है कॉलम की विड्थ से। मतलब जो डायमेंशन है, डायमेंशन की बड़ी वाली डायमेंशन लेना है और बड़ी वाली डायमेंशन से आपको क्या कर देना है, आपको डिवाइड कर देना है कॉलम की हाइट को। आपकी कॉलम की हाइट कितनी थी, 3 मीटर मतलब 3000 mm थी। 3000 से आपने डिवाइड कर दिया अपने 450 बड़ी वाली डायमेंशन से, तो आपका 6.67 आया। ये रेशियो किसी भी कंडीशन में 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो टोटल हाइट से विड्थ का रेशियो है ये 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए। आपको टोटल हाइट निकालना है, हाइट निकालने के बाद आपको बड़ी वाली डायमेंशन लेना है और हाइट से बड़ी वाली डायमेंशन को डिवाइड कर देना है। ये 40 से ऊपर नहीं आना चाहिए किसी भी कंडीशन में, चाहे आपका कॉलम कितने भी मंजिल घर का बना हो। यदि आपका 10 मंजिल का घर है तो टोटल हाइट निकालिए और कॉलम की बड़ी वाली डायमेंशन विड्थ निकालिए, उस हाइट से विड्थ का डिवाइड कर दीजिए। 40 से ऊपर नहीं आना चाहिए, तभी कॉलम आपका हर समय स्टेबल रहेगा, खड़ा रहेगा, ऐसा इंडियन स्टैंडर्ड आपसे कहता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो कॉलम आप प्रोवाइड कर रहे हैं फुटिंग में, ये आप देख सकते हैं फुटिंग में ऐसे आपने कॉलम बांधा है, तो आपको कॉलम हमेशा डक लेग के साथ प्रोवाइड करना है। हमने देखा है कि कॉलम जब भी आप अपनी फुटिंग में बांधते हैं तो डक लेग के साथ आपको बाइंड करना है। ये आपका कॉलम है, वही आपके डक लेग है। मतलब कॉलम इस तरीके से आपका पूरी फुटिंग में नीचे पूरी तरीके से फैल के आपका बंधेगा, इसको हम डक लेग कहते हैं। ये डक लेग आपके साथ बांधना है। और डक लेग कितने होते हैं, कॉलम के जो बार पूरी फुटिंग में फैलते हैं ये कम से कम आपके 300 mm होने चाहिए। 300 mm से आपके कम नहीं होना चाहिए। डक लेग के साथ ही आप कॉलम अपनी फुटिंग में बांधेंगे, तभी वो पूरी तरीके से स्ट्रक्चर के लोड को फुटिंग में ट्रांसफर करेगा और फुटिंग से वो लोड सॉइल में जाएगा और स्ट्रक्चर आपका स्टेबल बना रहेगा। इसलिए जब भी आप कॉलम फुटिंग में बांधेंगे अपने डक लेग के साथ बांधेंगे, डक लेग कम से कम आपके 300 mm की होंगी। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो आपने कॉलम बनाया है, कॉलम में यदि कम से कम 4 नंबर ऑफ बार होते हैं, मैंने बताया था। यदि 4 से ज्यादा बार है, आप इस केस में देख रहे हैं बहुत सारे बार कॉलम में, यदि 4 से ज्यादा बार कॉलम में है तो आपको याद रखना जो आउटर बार है, ये देखिए ये आपके आउटर वाले बार कहलाते हैं, जो बाहर के बार कहलाते हैं। आउटर वाले बार की डायमीटर अंदर वाले बार की डायमीटर से ज्यादा होनी चाहिए।
या फिर आउटर और इनर आपके एक से हो। ऐसा कभी नहीं हो कि अंदर वाला बार की डायमीटर ज्यादा है और बाहर वाले की कम है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। था क्यों नहीं होना चाहिए? यदि बाहर वाले आउटर बार की डायमीटर कम रह गई तो आप देखिए वो लोड को बाहर तरफ फेंकने का प्रयास करेगा और कॉलम आपका आउटर साइड से क्रैक मार जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है जब भी कॉलम में 4 बार से ज्यादा है तो आउटर बार की डायमीटर ज्यादा रखिए, अंदर वाले बार की डायमीटर हमेशा कम रखिए। और आपको याद रखना है कि 4 बार से ज्यादा बार आपने कॉलम में दिए हैं तो एक टाई से काम नहीं चलेगा। आपने देखा था ये सिंगल रिंग होती है, सिंगल रिंग से काम नहीं चलेगा। सिंगल रिंग के साथ जितने बार अंदर होंगे उतनी रिंग आपको अलग से अंदर छोटी सी डालनी पड़ेंगी ताकि सारे बार आपके अच्छी तरीके से मजबूती से बन जाएं। यदि केवल 4 बार होते तो आप एक ही रिंग डालते, बट 4 से ज्यादा बार है तो पहले बड़ी रिंग डालेंगे और अंदर आप छोटी छोटी रिंग डालेंगे, तभी वो अच्छी तरीके से बाइंड करके रखेंगे, मजबूत किए रखेंगे। इसके बाद आपको लास्ट में याद रखना है कि जो आपका कॉलम है, कॉलम में जो कंक्रीट डालते हैं, जो मसाला डालते हैं, वो किसी भी कंडीशन में M20 ग्रेड से कम का नहीं होना चाहिए। कॉलम का आपका जो कंक्रीट है वो कम से कम M20 ग्रेड का हो। M20 ग्रेड का रेशियो कितना होता है? 1:1.5:3 होता है। तो आपको कम से कम M20 ग्रेड का कंक्रीट 1:1.5:3 का डालना है, तभी आपका कॉलम मजबूती रहेगा। M20 से कम का रेशियो आपको कभी नहीं डालना है। 1, 2, 4, 1, 3, 6 जो M15 और M10 होते हैं कभी नहीं डालना है, कम से कम आप M20 डालेंगे। दूसरी बात, लास्ट बात आपको बता रहा हूं कि जो कॉलम है, कॉलम का जो आउटर सरफेस है और जो अंदर के बार हैं, इनमें हमेशा स्पेस होने चाहिए। इसको हम कहते हैं कवर। आउटर सरफेस से इनर बार की जो क्या स्पेसिंग है कम से कम 40 mm हो। 40 mm से कम स्पेसिंग देना है ताकि यदि आप लोड आ रहा किसी प्रकार से कॉलम के बार हल्के से स्प्लिट हो रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि बार आपके आउटर सरफेस के बाहर से दिखने लगे या बाहर पहुंच जाए, जिसकी वजह से आपका पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाए। तो इसलिए आपको जो आपके बार है, सरिया से बाहर आउटर सरफेस तक की आपको डिस्टेंस कम से कम 40 mm आपको कवर रखना है, तब आपका कॉलम सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, इन चीजों का यदि आप ध्यान रखते हैं और इन चीजों को देख के आप कॉलम बनाते, चाहे इंडस्ट्री का बनाइए, चाहे आप किसी हॉस्पिटल का बनाइए, चाहे किसी भी प्रकार की बिल्डिंग का, मॉल का बना लीजिए, स्कूल का, चाहे कॉलेज का, चाहे अपने घर का बनाइए, कॉलम हमेशा सेफ रहेगा। तो हमसे जुड़े रहिए और इस प्रकार की नॉलेज हमसे गेन कीजिए और मल्टीपल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को गेन कीजिए, जिसमें आपको डिटेल में इसी प्रकार से नॉलेज हमेशा प्रोवाइड कराता हूं।